आजाद भारत में भी हमारी सारी व्यवस्थाओं में, हमारी सारी नीतियों में, हमारे पूरे दर्शन में यदि हमें गुलामी की निशानियां दिखाई देती हैं, हम चौराहों को देखें, सड़कों को देखें, भवनों को देखें, सब जगह है, हमारी भूषा को देखें, भेषज को देखें, भूमि को देखें, तो चारों तरफ गुलामी की निशानियां यदि हमें दिखाई दे तो उससे हमारे भीतर एक आत्मग्लानि का भाव पैदा होता है। मुझे लगता है अब आजाद भारत में ये गुलामी की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। कोई भी आजाद देश अपनी गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं रखता है, अपितु उन गुलामी के, उन जुल्म की निशानियों को मिटाने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक देता है। तो हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां पर हम इन गुलामियों से बाहर निकल करके, आत्मग्लानि से बाहर निकल करके और इस आधी अधूरी आजादी से बाहर निकल करके पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी आजादी और पूरी स्वाभिमान के साथ हम जी पाएं। यह आधी अधूरी आजादी हमें बहुत जगह कचोटती है, काटती है, अंदर से अंदर तक हमें दर्द देती है, दुख देती है। तो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी हमको पानी है और आज एक संकल्प लेना है कि इन गुलामी की निशानियों को हमको मिटाना है। तो इन्हीं भारत में फैले इन गुलामी की निशानियों, इन जुल्म की निशानियों को हमें पहले पहचानना है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे आसपास में कौन से ऐसी जुल्म की निशानियां, कौन से ऐसी गुलामी की निशानियां, कौन से ऐसे वो प्रतीक हैं, कौन से ऐसे वो नाम हैं, कौन से ऐसे वो स्थान हैं जहां हमारी जो है आजादी कहीं, जहां हमारा स्वाभिमान, जहां हमारी स्वतंत्रता कहीं जो है वो मिटती हुई दिखती है। तो हम पहले उनको पहचानेंगे और बाद में उन गुलामी की निशानियों को अवश्य मिटाएंगे। भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं इस उद्बोधन के लिए। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी नौजवान साथियों, आज का जो विषय है वो भारत में गुलामी की निशानियां, ये विषय स्वामी जी द्वारा निर्देशित है। इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं, कुछ तथ्य, कुछ जानकारियां रखने की कोशिश करूंगा और आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस विषय पर लगातार आप चिंतन करें, मनन करें और आज नहीं तो कल भारत स्वाभिमान की तरफ से कोई ऐसा कार्य करें कि ये गुलामी की निशानियां हमेशा के लिए मिट जाएं। कारण उसका बहुत साफ है कि दुनिया में कोई भी देश कभी भी अपनी गुलामी की निशानियों को सजोकर नहीं रखता। बहुत सारे देश अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक दूसरे देशों के गुलाम हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो देश आजाद हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाया है। दुनिया में 50 से ज्यादा देश हैं जो अलग अलग समय पर अंग्रेजों के गुलाम हुए और दुनिया में 50 से ज्यादा दूसरे देश हैं जो अंग्रेजों के अलावा दूसरे देशों के गुलाम हुए, जैसे फ्रांस के गुलाम हुए, जर्मनी के गुलाम हुए, पुर्तगाल के गुलाम हुए, स्पेन के गुलाम हुए। तो यूरोप में एक तो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसकी गुलामी में दुनिया के 50 देश रहे हैं और इसके अलावा दूसरे 50 देश हैं जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों की गुलामी में रहे हैं और अलग अलग देशों की गुलामी अलग अलग समय तक चली है। अफ्रीका 450 साल तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का। इसी तरह से अफ्रीका के जो पड़ोसी देश हैं वो अंग्रेजों के 450 साल तक गुलाम रहे हैं। कुछ एक देश 500 साल तक भी गुलाम रहे हैं इंग्लैंड के। भारत लगभग 250 वर्षों तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। इसी तरह से स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और फ्रांस की गुलामी में कोई देश 100 साल रहा, कोई 150 साल रहा। अल्जीरिया नाम का एक छोटा सा देश है, वो फ्रांस की गुलामी में 350 साल रहा। तो ऐसे अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर, मिस्र नाम का एक देश है वो अंग्रेजों की गुलामी में सैकड़ों साल तक रहा है।
तो अलग अलग देश अलग अलग समय पर अंग्रेजों की गुलामी में, दूसरे देशों की गुलामी में है। पिछले 1000 साल का दुनिया का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उनमें ऐसी ही बातें दिखाई देती हैं। इस देश ने उसको गुलाम बनाया, उसने उसको गुलाम बनाया। ये यूरोप में सबसे ज्यादा रहा है। अमेरिका खुद लगभग 250 साल तक इंग्लैंड का गुलाम रहा है। इंग्लैंड के पहले स्पेन का गुलाम रहा है अमेरिका। तो हर समय अलग अलग देश अलग अलग समय पर दूसरों के गुलाम होते रहे हैं। लेकिन आजादी मिलने के बाद उन देशों ने सबसे पहला जो काम किया है, अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाने का किया है। यही उनके आजाद होने का सबसे बड़ा सबूत होता है, उनके स्वतंत्र होने का सबूत होता है। जब आप स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो आपका सबूत क्या है? तो आपने गुलामी की सारी निशानियां मिटा दी, मन से भी मिटा दी, तन से भी मिटा दी, वतन से भी मिटा दी। तब जाकर हम मानते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। सभी देश ऐसा करते रहे हैं। मैं एक देश की छोटी सी बात बताऊं आपको। इजिप्ट नाम का एक बहुत छोटा सा देश है जिसको मिस्र कहते हैं। उसका असली नाम मिस्र है। इजिप्ट नाम अंग्रेजों ने रखा क्योंकि अंग्रेजों को मिस्र का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, इसलिए उसका नाम बदल के उन्होंने इजिप्ट कर दिया। मिस्र देश जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का काफी लंबे समय तक, तो मिस्र की भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भेषज बदल गया, सब बदल गया। जैसे ही मिस्र आजाद हुआ तो आजादी के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति वहां पर बना, उनका नाम था कमाल पाशा। जानते हैं उन्होंने सबसे पहला जो संवैधानिक कार्य किया अपने देश में, वो ये कि अंग्रेजी भाषा को पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया। उन्होंने पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया अंग्रेजी भाषा को। और पूरी की पूरी मिस्र की अपनी जो मूल भाषा थी, जो बहुत पुराने समय पर लोगों को मालूम थी और लोग भूल गए थे, उसकी लिपि भूल गए थे, भाषा के शब्द भूल गए थे, भाषा का संस्कार चला गया था, अपनी शैली भूल गए थे, क्योंकि ज्यादा समय तक अंग्रेजी में डूबे रहे। वो सारी की सारी पुरानी शैली को, पुरानी भाषा को, पुराने प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को, सारा कुछ कमाल पाशा ने वापस लाया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बहुत छोटा देश है मिस्र। उस छोटे से देश पर इतना दबाव था, आजादी के बाद उनको अपनी भाषा नहीं लानी चाहिए, अंग्रेजी में ही काम चलाना चाहिए। तो कमाल पाशा अक्सर ये कहा करते थे कि गुलाम देश में हम अंग्रेजी बोलते थे, तब हमारी मजबूरी थी। आजाद देश में हम अंग्रेजी बोलें, ये शर्मनाक है, ये अफसोस की बात है। इसलिए हम आजाद देश में अपनी भाषा बोलेंगे, और उन्होंने अपनी भाषा को लाया। ये मैंने आपको मिस्र की एक छोटी सी बात बताई। ऐसे ही जर्मनी में, फ्रांस में आप कभी भी जाके देखेंगे, अपनी भाषा का गर्व इतना जबरदस्त है उन लोगों को। एक समय में अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से बहुत झगड़ा हुआ है। अगर आप 1000 साल पुराना विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो 10वीं शताब्दी में करीब 300 साल तक अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 रहे हैं, जानी दुश्मन रहे। कभी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का नुकसान कर दिया, कभी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का नुकसान कर दिया। एक बार फ्रांसीसी मजबूत हो गए तो अंग्रेजों पे कब्जा कर लिया। फ्रांस का एक क्षेत्र है, उसको नॉर्मांडी कहते हैं। तो वहां की एक जाति समूह के लोग चढ़ बैठे इंग्लैंड के ऊपर और कब्जा कर लिया पूरे इंग्लैंड पर। और कभी करीब 150 पौने 200 साल नॉर्मन्स लोगों का कब्जा इंग्लैंड पे रहा। फिर फ्रांस की दूसरी जातियों ने भी कब्जा किया। ये झगड़े बाद में उल्टे हो गए, इंग्लैंड ने कभी फ्रांस पर हमला कर दिया। इसमें दोनों की दुश्मनी रही है। और इस दुश्मनी में सबसे पहले उन्होंने अगर किसी बात को ध्यान दिया है तो अपनी भाषा को ध्यान दिया है। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व फ्रांस पर हुआ तो अंग्रेजी आ गई वहां पर। लेकिन जैसे ही फ्रांस ने वापस विजय प्राप्त की, अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया। आप फ्रांस में चले जाएंगे, सिर्फ फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही बोली जाती है, फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है, कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं। कोई आती है अंग्रेजी फिर भी नहीं। हाँ, अंग्रेजी का एक शब्द कोई आपसे बात नहीं करेगा, अंग्रेजी का एक वाक्य कोई नहीं बोलेगा। अगर आप फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर उतर जाएं, पेरिस में उतर जाएं, कहीं भी उतर जाएं, तो टैक्सी वाले को अगर आपने अंग्रेजी में गलती से बोल दिया, वो कभी भी लेके नहीं जाएगा आपको, झक मारकर आप कितना भी पैसा दे दीजिए उसको। और टूटी फूटी फ्रेंच में आपने कुछ अगर बोल दिया तो हो सकता है पूरे पेरिस में मुफ्त की यात्रा वो आपसे को करा दे, वो कभी आपसे पैसे भी नहीं मांगे। भाषा का इतना गौरव है उनको।
और पता है फ्रांसीसियों ने क्या किया? चुन चुनकर डिक्शनरी में से ऐसे सारे शब्द निकाल दिए जो अंग्रेजी भाषा से कभी गलती से फ्रेंच में आ गए थे। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई देश गुलाम होता है तो उसके कब्जे से सब चीजें चली जाती हैं। अभी एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। तो आजादी गई तो भाषा चली जाती है। तो फ्रांस में भी ऐसा कभी हो गया, उन्होंने चुन चुन के एक एक अंग्रेजी का शब्द निकाल दिया अपनी डिक्शनरी से, अपनी परंपरा में से, अपनी मान्यता में से, अपने रोज के जीवन में से सारा उन्होंने अंग्रेजी निकाल दिया। इसी तरह जर्मनी का है। आप जानते हैं जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड का एक दूसरे से झगड़ा रहा, वैसे ही जर्मनी का इंग्लैंड से काफी झगड़ा रहा है। और दूसरा विश्व युद्ध तो इसी झगड़े के कारण हुआ। आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जर्मनी का हिटलर और ये इंग्लैंड का क्लेमेंट आर एटली और विंस्टन चर्चिल, दो बड़े नेता उस जमाने के, इनके आपसी अहंकारों के टक्कर में दो युद्ध हो गए, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। और उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक ही बात हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी का काफी नुकसान किया, बाद में जर्मनी ने भी काफी नुकसान इंग्लैंड का कर दिया। लेकिन जर्मन लोगों ने कसम खाई कि उनके देश में से इंग्लैंड की गुलामी की कोई भी निशानी वो रहने नहीं देंगे। तो जर्मन भाषा में से अंग्रेजी का एक एक शब्द उन्होंने निकाल के फेंक दिया। जर्मनी की मान्यता और परंपरा में गलती से कोई अंग्रेजी मुहावरा आ गया, उस मुहावरे को उन्होंने निकाल के फेंक दिया और बहुत सारी भाषा में उन्होंने परिवर्तन लाया, ऊपर से नीचे तक। ये सभी देशों में होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हम अपने देश की बात करना चाहते हैं, वो ये कि भारत इंग्लैंड का गुलाम हो गया। 250 साल तक हम लगभग उनकी गुलामी में रहे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी रही, बाद में अंग्रेज सरकार की गुलामी आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट की गुलामी हमारे ऊपर आ गई और अंग्रेजी यहाँ अंग्रेजों के कारण आई। ये भी आप जानते हैं अंग्रेजी भारत की मूल भाषा नहीं है। तो अंग्रेज जिस भाषा को लेके आए थे और जिस भाषा में वो राजकाज चलाते थे, जिस भाषा में भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को लूटमार किया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के राज्य छीने गए थे, उस भाषा को आजादी मिलने के बाद तत्काल हटा देने की जरूरत थी। लेकिन हमने जर्मनी जैसा साहस नहीं दिखाया, फ्रांस जैसा साहस नहीं दिखाया, मिस्र जैसा साहस नहीं दिखाया। छोटे छोटे देशों ने जिस तरह का साहस दिखाकर अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, हम वैसा साहस नहीं दिखा सके और आजादी के बाद भी इस अंग्रेजी को लगातार हम ढोते चले आ रहे हैं। सवेरे आपसे परम पूजनीय स्वामी जी बात कर रहे थे कि हमारे संविधान में ये तय हुआ था कि आजादी मिलने के बाद 15 वर्ष के अंदर भारत की भाषा बदल जाएगी। संविधान में लिखा गया और संविधान में लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं थे। इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान के बहुत बड़े नेताओं में गिनती होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ करते थे। ऐसे 319 बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और वो सारे के सारे बड़े नेता इस देश के मूर्धन्य लोग थे, विद्वान लोग थे, चोटी के लोग थे। समाज के लोगों ने उनको संविधान सभा के लिए चुनकर भेजा था। आपको मालूम है हमारे देश के ये 319 नेता को भारत के लोगों ने चुनकर संविधान सभा में भेजा था और ये देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी। इन्होंने लगातार चिंतन किया, मनन किया और आपस में बहस की है और बहस करके ये तय किया कि जल्दी से जल्दी हमें अंग्रेजी से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो संविधान सभा में ये बात हुई। एक दल के नेता ऐसे थे संविधान सभा में जो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी से तो हमें आज ही छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि ये गुलामी की भाषा है, हमारी नहीं है। लेकिन दूसरे दल के ऐसे नेता थे वो ये कहा करते थे कि धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए। आपको मालूम है भारत की आजादी के इतिहास में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल वाले नेता हमेशा से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरम दल के नेता थे। संविधान सभा में वो हमेशा ये कहा करते थे आज और अभी कल क्यों, हमें गुलामी की कोई निशानी रखनी क्यों है,
आज और अभी तय करना है, और कल से जब संविधान लागू होगा तो अंग्रेजी को समाप्त कर देना है। हमारी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में हमें हमारा काम चलाना है। लेकिन दूसरे नरम दल के नेता थे, वो कहा करते थे नहीं नहीं इतनी जल्दी मत करो, हमें इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके अंग्रेजी हट जाएगी। दुर्भाग्य से उस समय क्या हुआ, संविधान सभा में भी नरम दल वाले नेताओं की थोड़ा बहुमत हो गया, गरम दल वाले नेताओं का अल्पमत रह गया, तो बीच का रास्ता निकाला गया। गरम दल वाले कहते थे तुरंत अंग्रेजी हटाओ, नरम दल वाले कहते थे धीरे धीरे हटाओ, तो बीच का रास्ता निकाला गया कि चलो ठीक है 15 साल एक समय तय कर लेते हैं, 15 साल में हम अंग्रेजी को पूरी तरह से विदा कर देंगे। ये तय हो गया, लिख गया। जब तय हो गया और लिख गया और संविधान की सभा का प्रस्ताव बन गया और उसके बाद वो दस्तावेज बन गया, तो उसके बाद आजादी के 62 साल होने को आए हैं, अभी भी अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं उसको विदा किया गया। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजी को ऐसे ही भगाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और जिन लोगों ने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से, उन लोगों के तर्क क्या हैं, कुतर्क क्या है, वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और आप ये बात करेंगे ना कि हमारा भारत स्वाभिमान का संविधान क्या है, हमारे भारत स्वाभिमान की नीतियां क्या हैं, तो सबसे पहली और प्रमुख नीतियों में से एक है भाषा की नीति हमारी। हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भारत के सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। न्याय हिंदी में मिले, तमिल में मिले, तेलुगु में मिले, मलयालम में मिले, और न्याय करने वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी आदि का उपयोग करें, न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें। ये हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है। जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोग आपसे कुतर्क करेंगे और वो कुतर्क हैं उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से। संविधान सभा में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानेंगे तो विकास नहीं कर सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमको विज्ञान और तकनीकी नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम में वैज्ञानिकता नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम पोंगा पंडित रहेंगे, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम प्रगतिशील नहीं बनेंगे। 20 तरह के कुतर्क वो दिया करते थे। सबसे बड़ा उनका कुतर्क था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आप खुद इस बात को कोशिश करिए वेरीफाई करने की, प्रमाणित करने की। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से 7 देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और 7 और देशों में बोलने की भाषा अंग्रेजी, कुल मिलाकर 14। अब 200 देशों में से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो कितने प्रतिशत देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है? 10% भी नहीं हुआ। 10% भी गिनेंगे तो 20 देश हो जाते हैं। 7%। अब 7% देशों में अंग्रेजी भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है, बाकी 93% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेवा नहीं है, उसके गाने गाने वाला कोई नहीं है, उसकी बात करने वाला कोई नहीं है, तो विश्व भाषा कैसे हो गई बताइए? विश्व भाषा तो ये तब होगी जब 50% से ज्यादा लोग अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी में रोएं, अंग्रेजी में गाएं, अंग्रेजी में सोचें, अंग्रेजी में सब काम करें। रोना, गाना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब उनका अंग्रेजी में हो, 50% से ज्यादा दुनिया के देश के लोगों का, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये विश्व भाषा होने लायक है। 7% लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस पर विश्व भाषा कैसे हो सकती है? बाकी सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से भाषा को गिनती करना शुरू करें ना, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है, वो नंबर 1 है, और फिर सीधे नंबर आता है हिंदी है, वो नंबर 2 पर है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन इस समय सबसे आगे है, लगभग 148 करोड़ की जनसंख्या है।
तो दुनिया में लगभग 148 करोड़ लोग चीनी बोलते हैं, चीनी जानते हैं, चीनी समझते हैं और चीनी का व्यवहार करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भाषा का व्यवहार होता है, जिसको लोग जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, वो हिंदी है। हिंदी को जानने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में, हिंदी को जानने और समझने वाले। और हिंदी को बोलने वालों की संख्या इस देश में और दुनिया में 87 करोड़ है। सीधे चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हिंदी आती है। जब दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदी है, लेकिन अपने देश में पहले नंबर पर तो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई आज तक। पहले नंबर पर इस देश में अभी भी अंग्रेजी का राज है। अंग्रेजी महारानी की तरह से है और हिंदी उसकी दासी की तरह से इस देश में व्यवहार में लाई जाती है। बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। दुनिया में ये कुतर्क फैलाया गया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है। आपने अगर थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो एक दो सवाल आपसे कर लेता हूं। पीयूटी पुट, तो बीयूटी बुट यही होना चाहिए। और अगर बीयूटी बट, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? बीयूटी बट है तो पीयूटी पट होना चाहिए, पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट होना चाहिए। क्या वैज्ञानिकता है? एक जगह बट है, एक जगह पुट है, या एक जगह पुट है, दूसरी जगह बट है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना, वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं। केमिस्ट्री, क्या स्पेलिंग है? CHEMISTRY। केमिस्ट्री बोलते हैं ना, तो केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA। एक जाति होती है ना चोपड़ा, तो चोपड़ा को कोपड़ा बोलना चाहिए कि नहीं? और अगर चोपड़ा को चोपड़ा बोल रहे हो तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलना चाहिए, CHEMISTRY। तो अगर वहां केमिस्ट्री नहीं होता तो यहां चोपड़ा कैसे हो गया? और यहां चोपड़ा है तो वहां केमिस्ट्री कैसे हो गई? किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता को अगर आप परखना चाहें तो उसमें बोलने के लिए जो शब्द का उच्चारण का महत्व है वो हर समय एक जैसा ही होता है, वो समय समय पे बदलता नहीं है। कभी सी का हो जाता है, कभी सी सा हो जाता है। सी के साथ ए लग गया तो कई बार का उच्चारण देने लगता है, सी के साथ आई लग गया, ई लग गया तो वो सा का हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है भाई? भाषा में इतने ज्यादा इसमें विसंगतियां हैं। अगर अंग्रेजी की विसंगतियों पे मैं व्याख्यान करूं तो 3 घंटे यही विषय पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी के जो बड़े विद्वान हैं वो भी उनका निराकरण नहीं कर पाते, तो वैज्ञानिकता कैसी है? और सबसे खराब बात है जो अंग्रेजी की वो ये है कि आप अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते। अगर आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा तो आपकी मातृभाषा में ही संभव है। आप मूल भाषा मातृभाषा में ही चिंतन कर सकते हैं, उसी में सोच सकते हैं, उसी में विचार कर सकते हैं। आप अपने घर में व्यवहार करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। घर के लोगों से हंसी मजाक करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी हो जाएं और आप अवसाद की स्थिति में चले जाएं तो भी मातृभाषा में ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। हे राम, हाय राम, क्या कर दिया, हे गॉड नहीं निकलेगा, ओ गॉड नहीं निकलेगा, क्योंकि भाषा आपके खून में घुसी हुई है, संस्कार में पूरी तरह से बसी हुई है, रची हुई है। तो आप जिस भाषा में रोएंगे, गाएंगे, जिस भाषा में हंसेंगे, हंसाएंगे, जिस भाषा में बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो भाषा आपके लिए अनुकूल होगी और शब्दों का भंडार आपके पास पर्याप्त होगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा में चूंकि आप मूल काम कोई कर नहीं पाएंगे तो हर बार अंग्रेजी में आपको कुछ करना पड़ेगा, तो भाषांतर करना पड़ेगा और भाषांतर करने में 6 गुना ज्यादा समय खर्च होगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए। आपको कोई एक वाक्य स्वामी जी कहें, भारत स्वाभिमान की मूल नीति मातृभाषा की नीति है, मान लीजिए ये एक वाक्य आपको कहा गया, अब आपको कहेंगे अंग्रेजी में बोलो, तो जितनी देर आपको सोचने में लगेगी उससे 6 गुने कम समय में आप हिंदी में पट से बोल देंगे उसको। किसी छोटे बच्चे के साथ परीक्षण करके देख लो, किसी छोटे बच्चे को कोई कहानी सुनाओ,
बहुत अच्छे से ध्यान से मातृभाषा में सुनेगा, वही कहानी उसको अंग्रेजी में सुनाओ, 6 दिन लग जाएंगे, तब तो ठीक से सुनने की स्थिति में आएगा। और 6 दिन लग जाएंगे तो याद करने की स्थिति में आएगा। याद नहीं कर पाएगा तो रटेगा, और रटने के बाद अगले 6 दिन बाद कुछ बोल के सुनाएगा, वो भी टूटी फूटी होगी, बीच में उसमें व्याकरण की गलती होगी, भाषा की अशुद्धियां होंगी। क्यों? संस्कार में नहीं है ना। तो जिस भाषा में आप हर काम करके आसानी से सहजता के साथ बढ़ सकते हैं आगे, उसी भाषा में अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। ये षड्यंत्र क्या है? भारत के मूल निवासी कौन है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आदि आदि, ये सब मूल निवासी हैं जो मूलतः यहीं के हैं। और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले ये मूल निवासी तो हैं, लेकिन अंग्रेजियत में रचे बसे हुए हैं। जन्म उनका गलती से भारत में हो गया है, उनको तो मौका मिले तो वो तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं, वीजा नहीं मिलता, वरना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। पता है कौन लोग पैदा हो गए? जो अंग्रेज हिंदुस्तान में मरे न वो ये पैदा हो समझा? स्वामी जी की बात सुनी आपने? जो अंग्रेज मर गए उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है, जो अंग्रेजी बोलते हैं आज। वो भूत बन के पैदा हुए हैं यहाँ, तो मर गए ना हिंदुस्तान में। और इनका ना संस्कार भारत का है, ना इनकी मान्यता परंपरा भारत की है। अंग्रेजी में सब काम करते हैं, बोलते चालते हैं, क्योंकि उनका प्रभुत्व बना रहे, क्योंकि अंग्रेजी के आधार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। तो भारत के मूल नागरिक कभी सत्ता व्यवस्था में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी व्यवस्था को संभालने की स्थिति में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी इस देश को चलाने की स्थिति में ना आ जाएं, इसके लिए जानबूझकर अंग्रेजी को आजादी के 62 साल के बाद भी ढोया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप खुद महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं ना, अलग अलग जगह पब्लिक स्कूल चलते हैं, कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, मैंने बहुत बार करके देखा है, उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थियों का। और जो हिंदी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना, या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि के मूल स्कूल चलते हैं, उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है। मूल ज्ञान समझते हैं? जिस पर आप सारी इमारत खड़ी करते हैं अपनी जिंदगी की, वो मूल ज्ञान जो मातृभाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ऊंचा है, और जो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे नीचा है। अगर आप मूल ज्ञान की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा के विद्यार्थी गणित में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी रसायन शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी समाज शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं। मातृभाषा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोर हैं, इसलिए वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर हो गए हैं और कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनके सारे रास्ते बंद हैं। वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, बाकी सभी विषयों में उनके 100 में से 99 नंबर आते हैं, 100 में से 98 नंबर आते हैं, 100 में से 95 नंबर आते हैं, बाकी सभी विषयों में बस अंग्रेजी में उनके 100 में से 40 आते हैं या 45 आते हैं। इस कारण से वो IAS नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो IPS नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो ICS, IFS नहीं बन पाते, IRS नहीं बन पाते, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते। कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए। मूल विषय का सारा ज्ञान उनको है, बस एक भाषा का ज्ञान उनको नहीं है, और वो भी ऐसी भाषा जो विदेशी भाषा है उसमें उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको सबको पीछे रह जाना पड़ता है। और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है, वो सब उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं, और देश की सारी व्यवस्था को गुड़ गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये विदेश में रहने वाला चपरासी, ड्राइवर, झाड़ू लगाने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला भी अंग्रेजी जानता है, तो अंग्रेजी जानने से बड़ा नहीं हो जाता, वो झाड़ू लगाता है, वो लैट्रिन ही साफ करता है। तो अंग्रेजी जिसको आती है हम मानते वो बहुत कुछ जानता है। अरे विदेशों में रहने वाला ड्राइवर, चपरासी, लैट्रिन साफ करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, मालिश करने वाला, सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब राजीव भाई ने कहा कि भारत की सत्ता में
भारत की शासन व्यवस्था में, भारत की शिक्षा, उच्च शिक्षा व्यवस्था में, भारत के तकनीकी व्यवस्था में, किसी को इंजीनियर आदि बनना हो, आईआईटी करना हो, तो अंग्रेजी नहीं आता है तो नहीं जाएगा उधर। तकनीकी व्यवस्था में, प्रबंधकीय व्यवस्था में, किसी को भी एमबीए आदि करना हो और किसी बहुत मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी जो है चीजों को चलाना हो, इन सारी उच्च व्यवस्थाओं में आम आदमी का प्रवेश ना हो, माने गरीब मजदूर किसान के बच्चों का प्रवेश ना हो, जो इस देश के आम नागरिक हैं उनका प्रवेश रोकने के लिए इन षड्यंत्रकारी लोग वहां पर फन फैलाए, ये जहरीले नाग बैठे हुए हैं और इन सब के हमें फन नोचने हैं, इनके फन तोड़ने हैं और इस देश के आम आदमी को इन जहरीले नागों के फन दबोच करके हमें आम आदमी को हक दिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंग्रेजी के कारण से 99% लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और ये बात हमें इस देश के लोगों को समझानी है। जैसे आपको अभी भाई राजीव जी बता रहे हैं, इस तरह से इस देश के जब 100 करोड़ से ज्यादा 114 करोड़ भारतीयों को बताएंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हमारा शिक्षण, हमारा शासन, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी उच्च शिक्षा, हमारे सारे काम हम भारतीय भाषाओं में करना चाहते हैं, तो फिर इस देश के 114 करोड़ लोगों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। काम कर। अभी कितना दुख और अफसोस है हमें अपने देश में इस परिस्थिति पर कि मुझे न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए, हमको किसी अदालत में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, तो मुझे मेरे न्याय की बात मेरी मातृभाषा में करने की अनुमति नहीं है। वकील को सारी बात हम अपनी मातृभाषा में समझाएंगे, फिर वकील उसको अंग्रेजी में भाषांतर करेगा, फिर उसके आधार पर पिटीशन ड्राफ्ट होगी, फिर वकील उसको अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज वकील के साथ अंग्रेजी में सब कुछ वार्तालाप करेगा, उसके बाद फैसला आएगा, वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा। न्याय पाने वाले को अंग्रेजी का कुछ ABCD नहीं आता, लेकिन न्याय की पूरी पत्रिका उसको अंग्रेजी में दी जाएगी, तो वो क्या करे, उसको निचोड़े कि नहाए कि खाए कि बनाए, क्या करे, आग लगाए, उसमें करे क्या, उसको मालूम नहीं है। अंग्रेजी का ABCD नहीं आता, वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी है और वो अदालत में जाके उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अगर फरियाद करता है तो फरियाद हिंदी में न सुनी जाकर अंग्रेजी में ही सुनी जाएगी और फैसला भी अंग्रेजी में दिया जाएगा। इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था साधारण आदमी को न्याय से वंचित रख रही है और उसको अन्याय की तरफ धकेल रही है। और ऐसा अन्याय जब बार बार किसी के ऊपर होगा तो फिर वो विद्रोही हो जाएगा और शासन व्यवस्था के खिलाफ वो विद्रोह करेगा तो किसी दिन हथियार उठाएगा, नक्सली हो जाएगा, आतंकवादी उग्रवादी हो जाएगा, फिर हमारी शासन व्यवस्था चिल्लाएगी कि इतने सारे लोग नक्सली हो रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादी हो रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलता है किसी आदमी को और अन्याय बार बार उसके ऊपर होता ही चला जाता है, तब आदमी परवश होकर, विवश होकर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे देश में न्याय न मिले, हमें शिक्षा न मिले, हमारी बात न सुनी जाए, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार हमसे छीन लिया जाए। आपको मालूम है कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पहले आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आप फेल हो गए और बाकी सब में आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएं, तो आप बिल्कुल बेकार हैं इस व्यवस्था के लिए, इस शासन के लिए। माने विषय का ज्ञान आपको बहुत है, भाषा का ज्ञान नहीं है, इतने मात्र से आपको ये व्यवस्था नकार देती है, तो ऐसी व्यवस्था को हमें नकारना पड़ेगा और उसके खिलाफ कोई बड़ा शंख फूंकना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। तो भारत स्वाभिमान की तरफ से भाषा के प्रश्न को हमको संवेदनशीलता के साथ और पूरी ताकत के साथ उठाना है कि आजादी के 15 साल के लिए अंग्रेजी आई थी, संविधान में लिखा गया। अब ये 62 साल से अंग्रेजी क्यों चल रही है और हम इसको अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? ये संविधान का जो अनुच्छेद 343 और 344 आप लोगों को बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की भाषा, राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओं में
अलग अलग प्रांतों में अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मातृभाषा में हमारी शासन, हमारी शिक्षा, हमारी न्याय व्यवस्था होगी। लेकिन ये तो सीधा सीधा संविधान का ही उल्लंघन है। लेकिन अब यदि इसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिट भी दायर करनी पड़े तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आप हिंदी में रिट ही नहीं कर सकते। आप माने ये कितने बड़ा न्याय। माने एक तरफ देश का संविधान को हम बड़ा माने या देश को बड़ा माने, देशवासियों को बड़ा माने, ये बहुत बड़ी विद्रूपता है। तो संविधान के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के 343 भारतीय संविधान की और 344 धाराओं के अनुरूप ये हम कहीं असंवैधानिक बात नहीं कर रहे, अवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे हैं। अभी भाई राजीव जी आपको तर्क देंगे उस विषय में भी कि ये अवैज्ञानिक भाषा और दूसरा बोल रहे थे ना लोग बोलते विकास होगा, विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। बताओ जापान का विकास कम है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक भी हमारे भारत में तो कम से कम जापान की मानते हैं। और जापान का एक भी आदमी जान करके वहां के प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक एक भी आदमी अंग्रेजी में नहीं बात करता है, खाली अपनी जापानीज में बात करते हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो अभी राजीव भाई ने कहा ना कि कुछ ये जहरीले नाग बैठे, इनके फन कुचली बनाए बात बनेगी नहीं। कुछ चंडाल चौकड़ी बैठ गई है ऊपर, वो चाहती है कि हमारे और हमारे बच्चों के अलावा, क्योंकि उनके परिवारों में अंग्रेजी का माहौल है, उनको कोशिश की जाती है, बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि हमारे और हमारे परिवार के बच्चों के अलावा इस देश के उच्च आसनों पर, उच्च पदों पर, उच्च व्यवस्थाओं में, उच्च शिक्षा में, तकनीकी में, प्रबंधन में, उद्योग में, व्यापार में किसी का प्रवेश ना हो। तो 99% लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं आपको जापान के साथ ही एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जर्मनी का दुनिया की सारी तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी मानी जाती है जर्मनी की, फिर जापान की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, जितनी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं जहां से तकनीकी निकलती है, प्रौद्योगिकी निकलती है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं। हाँ, सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है जर्मनी की और फिर है जापान की। लेकिन आपको मालूम है जर्मनी की मातृभाषा जर्मन है, वहां के सारे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर आखिरी कक्षा तक जर्मन में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जर्मन में करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई जर्मन में होती है, सारी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई जर्मन में होती है, मेडिकल की पढ़ाई जर्मन में होती है। और जर्मनी 7 करोड़ से कम आबादी का देश है। मालूम है, आबादी 7 करोड़ से कम है, अभी 7 करोड़ भी पूरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जर्मनी से बड़े कई राज्य हैं। हमारा ये उत्तर प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, हमारा बिहार जर्मनी से बड़ा है, बंगाल जर्मनी से बड़ा है, आंध्र प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है। भारत के तो 10-11 राज्य जर्मनी से बड़े हैं। जर्मनी 7 करोड़ से कम का देश है और वहां अगर सारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जर्मन में हो सकती है, 7 करोड़ की आबादी का देश अगर ये कर सकता है, तो 115 करोड़ की आबादी का देश इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? और आपको मालूम है फ्रांस की आबादी तो जर्मनी से भी कम है, 5 करोड़ 80 लाख की आबादी है इस समय। और 5 करोड़ 80 लाख की आबादी का फ्रांस अपनी पूरी पढ़ाई फ्रेंच में कर सकता है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मैनेजमेंट की सारी पढ़ाई वो फ्रेंच में कर सकते हैं। तो हम 115 करोड़ वाले अपनी सारी की सारी पढ़ाई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही पुर्तगाल तो 2 करोड़ की आबादी का देश है, पुर्तगाल की आबादी तो और भी 2 करोड़ है। पुर्तगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलती है तो पोर्चुगीज में चलती है और पोर्चुगीज में शिक्षा लेकर वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके यहाँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं और सारी दुनिया में वो व्यापार कर रहे हैं पोर्चुगीज के आधार पर। तो हम 115 करोड़ के लोग क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में हमसे ज्यादा छोटे छोटे देश, हमसे ज्यादा कमजोर देश, कमजोर से मतलब संसाधनों में कमजोर, भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा जिनके पास सबसे कम है, अगर वो अपनी मातृभाषाओं में सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी हिंदी में सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी में कुछ नहीं हो सकता, उसका सबसे पहला कुतर्क आया हमारी सरकार की तरफ से, वो ये कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दों की कमी है। अभी थोड़े दिन से केंद्रीय हिंदी संस्थान नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है आगरा में, जिनका मुख्य कार्यालय है, उन्होंने पूरा शब्दकोश तैयार कर दिया। 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों शब्द हैं
जो विज्ञान के लिए काम के उपयोग के आ सकते हैं, तो अब तो ये तर्क भी खत्म हो गया। संस्कृत उसका स्रोत, और संविधान में लिखा हुआ है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी भाषा में, वो शब्द जो है मूल मुख्यतः स्पष्ट किया हुआ संविधान में संस्कृत से लिए जाएंगे और दूसरे अन्य भारतीय भाषाओं से लिए जा सकते हैं। तो संस्कृत में एक अकेली संस्कृत है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों शब्दों की उत्पत्ति का सामर्थ्य है, क्योंकि मैंने 5 साल व्याकरण ग्रामर पढ़ा है। एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों शब्द उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, जिसमें 4000 पाणिनि के सूत्र हैं, 2000 धातुएं हैं, कुछ उसमें गणसूत्र हैं, उणादि कोश है, और जो है उधर निघंटु है। ये इतना बड़ा व्याकरण का शास्त्र है, 5 साल मैंने उसको स्वयं पढ़ा है। और मैं तो कहता हूं भारत नहीं, हम पूरी दुनिया को चलाने के लिए शब्दों की उत्पत्ति भारत से करके दे सकते हैं, इतना ज्यादा शब्द सामर्थ्य है। और आपको ये भी मालूम है कि आज की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक माने जाते हैं ना, कंप्यूटर चलने और चलाने के लिए जिस मूल चीज की आवश्यकता होती है, उसको वो लोग अंग्रेजी में एल्गोरिथम कहते हैं। पहले एल्गोरिथम बनती है, इसमें हिंदी में हम उसको प्रमेय कहते हैं। तो पहले एल्गोरिथम तैयार होती है, उसके आधार पर कंप्यूटर के चलने की सारी भाषाएं विकसित होती है। आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दुनिया भर के सारे देशों के वैज्ञानिक अभी इस एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एल्गोरिथम तैयार हो सकती है तो संस्कृत में ही हो सकती है, दूसरी किसी भाषा में हो ही नहीं सकती। और एक इसमें भी क्या षड्यंत्र चलता है, देखो अभी पिछले कई वर्षों से हरियाणा में संस्कृत अनिवार्य थी, लेकिन वहां से उसकी अनिवार्यता खत्म करने के लिए षड्यंत्र शुरू हो गया। माने इतने ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं भाषा के स्तर पर तो, और भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का, हमारी व्यवस्थाओं का, हमारे समस्त व्यवहार का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भाषा है, और उसके ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है, देख के कई बार कौन खोलता है। तो ये हमें तय कर लेना है अब अपने स्तर पर कि हम हमारे व्यक्तिगत और वैयक्तिक जीवन में अंग्रेजियत की और अंग्रेजी भाषा की गुलामी से बाहर आएंगे। हमें सरकार को बाहर लाना है इस गुलामी से, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भाषा है, जबरदस्ती हमारे ऊपर लादी गई भाषा है, जिसने हमारी पूरी वैज्ञानिकता को ढक दिया है, हमारे बुद्धि विकास को पूरी तरह से रोक दिया है। आप 2 बच्चों के ऊपर परीक्षण करके देख लीजिए, एक बच्चे को बचपन से अंग्रेजी सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूसरे को मातृभाषा में सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जितनी कुशाग्र बुद्धि मातृभाषा वाले की होगी, अंग्रेजी वाले की नहीं होगी। एक IQ टेस्ट होता है ना, इंटेलिजेंट क्वेस्ट का टेस्ट, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट और इंटेलिजेंटी कोशंट जब इंटेलिजेंसी का नापा जाता है, वो सबसे ज्यादा मातृभाषा वाले विद्यार्थियों का ही निकलता है, अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों का कभी नहीं निकलता। और मैंने हिंदुस्तान में एक सूची बनाई है कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है वो कहाँ पहुंचे हैं और जो मातृभाषा से पढ़कर आए हैं वो कहाँ पहुंचे हैं।